नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव और हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य नारायण मिश्रा, जो डूटा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और श्री अरविंदो कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के फैकल्टी मेंबर हैं। मिश्रा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो कोविड 19 महामारी से पूरी दुनिया इस वक्त संकट में है और इस संकट काल में एक संकट बच्चों की पढ़ाई पर भी है। हमने देखा कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम पूरे नहीं हो पाए, स्कूल कॉलेज बच्चों के लिए खुल नहीं पा रहे हैं। इस बीच ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत हुई, लेकिन पढ़ाई लिखाई की जो सुविधा स्कूल कॉलेज के क्लासरूम में दी जा सकती है, उसे ऑनलाइन मुहैया कराने में अभी हमारा देश पीछे है। इसीलिए बात चली कि छात्रों पर से पढ़ाई के बोझ को कम कर दिया जाए। और अब केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने 9वीं से 12वीं क्लास तक के पाठ्यक्रम यानी सिलेबस को 30% तक कम करने का फैसला लिया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि देश और दुनिया में व्याप्त असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए सीबीएसई को पाठ्यक्रम संशोधित करने और 9वीं से 12वीं तक के छात्रों पर से भार कम करने की सलाह दी गई थी। शिक्षा के महत्व के मद्देनजर मूल विषयों को बरकरार रखते हुए पाठ्यक्रम को 30% तक कम करने का निर्णय लिया गया है। चलिए मान लिया कि मंत्री जी के विचार और आशय सही हैं और उसी के तहत ये किया गया है जिससे छात्रों को आसानी हो, लेकिन अब जरा उन विषयों पर और चैप्टर्स पर गौर फरमाइए जिसे हटाया गया है। जैसे अकादमिक वर्ष 2020-21 के लिए 11वीं कक्षा के जो राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से संघवाद यानी फेडरलिज्म, नागरिकता यानी सिटीजनशिप, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता पर पाठ को हटा दिया गया है। इसी तरह हमें स्थानीय सरकारों की आवश्यकता क्यों है और भारत में स्थानीय सरकार का विकास जैसे चैप्टर्स को भी हटा दिया गया है। 12वीं क्लास में योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाओं और भारत में आर्थिक विकास के बदलते व्यवहार, पड़ोसी देशों के साथ संबंध और सामाजिक आंदोलन जैसे चैप्टर्स हटा दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि ये विषय अब किताब में मौजूद नहीं रहेंगे, लेकिन शिक्षकों को कहा गया है यानी टीचर्स को कहा गया है कि वो बच्चों को इन विषयों के बारे में बताएंगे और इसकी प्रासंगिकता को समझाएंगे। तो सवाल ये उठता है मिश्रा जी कि आखिर जब ये चैप्टर्स बच्चों की किताब में होंगे ही नहीं तो टीचर्स अपने छात्रों को पढ़ाएंगे क्यों? और दूसरा सवाल ये कि छात्रों के बोझ कम करने की आड़ में कहीं देश के संघीय और धर्मनिरपेक्षता वाले जो संवैधानिक ढांचे को खत्म करने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? क्या कहेंगे आप? राजीव जी, पूरी तरीके से इस बात के लिए इत्तेफाक रखता हूं कि कोविड तो एक बहाना है और दरअसल ये जो सिलेबसेस को कम करने के जो आड़ में जो तमाम बुनियादी चीजें हैं जिसको लेकर के भारत का लोकतंत्र निर्भर करता है और लोकतंत्र को चलाने के लिए जिन बातों से सवाल खड़े होते हैं, जैसे संघवाद को लेकर के या जेंडर को लेकर के, धर्मनिरपेक्षता को लेकर के, यहाँ तक कि आपका केमिस्ट्री में एक सिलेबस में हटा दिया गया कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को हटा दिया गया। तो ये जो सेंसिटिव इश्यूज है, लगभग अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस का तमाम जो फंडामेंटल इश्यूज जो हम जो पढ़ाते हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ाते हैं, इन तमाम चीजें, सेकुलरिज्म हो का और सोशियोलॉजी में कास्टिफिकेशन, ये तमाम चीजों को हटा दिया गया है। जिसके ऊपर अच्छा कॉलोनियलिज्म के ऊपर भी उसको हटा दिया गया है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ये तमाम चीजों को लेकर के जो सत्ताधारी दल सरकार में है, एनडीए जिसमें कि बृहत हिस्सा उनका है, उनका कुछ और नजरिया है जी। ये नजरियों से वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं और वो कभी भी कंफर्टेबल अपने आप लोगों महसूस नहीं किया सरकार ने कि ये चीजें कहीं हो। अब जैसे फॉरेन पॉलिसी है, आपके पाकिस्तान के साथ क्या हो, जो नेबरिंग कंट्रीज के साथ आपका फॉरेन पॉलिसी है जी। और कहीं ना कहीं एक्सपोज करता है कि सरकार का जो विफल विदेश नीति है अपने नेबरिंग कंट्रीज को लेकर के, जहां भी आप हाथ डालेंगे वहां देखेंगे कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी सही नहीं रहा है। लेकिन ये शिक्षा के ऊपर इसका रिफ्लेक्शन आना गलत है। ये सरकार का जिस सरकार एक चीजें से चलती है, मैं आपको यहाँ पर प्रासंगिकता रखता हूं क्योंकि आपको बताना चाहूंगा
ये अप्रासंगिक नहीं होगा यहाँ पर। जी ये एनडीए 1 में सरकार आने के बाद चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इन्होंने इंप्लीमेंट किया। जी और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के नाम पर चॉइसेस तो कुछ भी नहीं मिला स्टूडेंट्स को, लेकिन जो सिलेबस बनाने का जो अधिकार हर यूनिवर्सिटी के पास था, स्वायत्त था, और हर यूनिवर्सिटी अपने सिलेबस बनाते थे, उस अधिकार क्षेत्र में उन्होंने हस्तक्षेप किया और एक सेंट्रलाइज तरीके से सिलेबसेस बना करके यूनिवर्सिटीज को फीड किया गया, और ये कहते हुए कि हम यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं सिलेबस के उसके ऊपर, सारे देश में एक जैसे सिलेबस होगा। अगर आप वर्ल्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी को अगर आप देखते हैं, किसी भी कंट्री का, ये आपको ये स्वरूप नहीं मिलेगा। हर यूनिवर्सिटी अपना सिलेबस बनाती है। देखिए यहां भी इन्होंने डाइवर्सिटी को हटा दिया है सिलेबस से, जो 10th 12th क्लास का जो सिलेबस है, डाइवर्सिटी को हटा दिया है। ठीक है, डाइवर्सिटी इज नॉट ए कर्स, डाइवर्सिटी इज ए बून। ये हमारे लिए एक बर है कि हम डाइवर्स होकर के सोचे, अलग अलग तरीके से सोचे, अलग अलग विषयों के ऊपर अलग मतभेद रखे। ये लोकतंत्र का बेसिक बुनियादी ढांचा है कि डिबेट, डिस्कशन और डाइसेंट, ये तीन चीज, तर्क, वितर्क और असहमति, इसके बगैर लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता है। अब ये सारी डाइवर्सिटी को ये खत्म करके एक जैसे सिलेबसेस इन्होंने ले आए यूनिवर्सिटी सिस्टम में। एज ए रिजल्ट हमारा जो इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, जहां पर हमने काफी मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते थे, वो अपना टीथ खो बैठा। इंग्लिश का सिलेबस, मैथमेटिक्स का सिलेबस, जो नंबर ऑफ पेपर्स थे उसको उन्होंने घटा दिया, 21 से उन्होंने 16 पेपर कर दिया। अब वही है जो यहां पर आपको देखने के लिए सेम पैटर्न है। बहाना यहां पर कोविड-19 का है, और जैसे आपने बताया कि ये कह दिया गया है कि जो सिलेबस से हटाया गया उसको पढ़ाया जाए। आप कभी समझते हैं कि ये वास्तविक हो सकता है? कोई टीचर पढ़ाएगा ना, कोई स्टूडेंट पढ़ेगा। बिल्कुल जी। तो ऐसे परिस्थिति में जो बुनियादी ढांचा है जिसके ऊपर हमारा सहमति और असहमति हो सकती है, जो हमने एक डिबेट को पैदा करना था। देखिए, एजुकेशन इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग ए डिबेट एंड डिस्कशन इन द सोसाइटी। बिल्कुल। और नॉलेज उन्मुक्त तरीके से आता है, नॉलेज स्टेल तरीके से नहीं आता है कि नॉलेज कहीं फुल स्टॉप के साथ नहीं आता है। बिल्कुल। नॉलेज हमेशा बढ़ता रहता है, निरंतर उसमें वृद्धि होती रहती है। जो नॉलेज में वृद्धि नहीं होती है, वो नॉलेज नहीं रह जाता है, वो फंडामेंटलिज्म हो जाता है। बिल्कुल। तो फंडामेंटल्स में विश्वास रखना और वो मान लेना कि वो फंडामेंटल्स ही पर्याप्त है, उसके आगे और कुछ चाहिए नहीं आपको, मैं समझता हूं कि वो शिक्षा का निरस्त करने जैसी बात है, शिक्षा का विपरीत रूप है जी। वो एजुकेशन डेड एजुकेशन है। तो ये तमाम चीजें, जेंडर, आज 50% महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको कहीं ना कहीं सेंसिटाइज कराता है। हम जब जेंडर के ऊपर बात करते हैं, फेमिनिज्म के ऊपर बात करते हैं, नारी स्वतंत्रता के ऊपर बात करते हैं, कास्ट के ऊपर बात करते हैं, जो कास्ट में विषमताएं हैं उसके बारे में हम समाज में खुल करके क्लासरूम में बात करते हैं, तो लड़के सेंसिटिव, बच्चे सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटाइजेशन हम कराते हैं उनका कि भाई ये भी वास्तविकता है हमारा लोकतंत्र में। हम किस तरीके से सारे प्रकार के लोगों को, जो डाइवर्स है, जो जिनका विकसित अभी सही रूप से सही विकास नहीं हो पाया, उनको भी किस रूप से हम जोड़ेंगे। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, ये तमाम चीजें। और कॉलोनियलिज्म बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हमारे साथ भी हुआ था। हम पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर में ऑनर्स में फर्स्ट ईयर में ही कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म पढ़ाते थे, जिसके तहत हम फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ाते थे, ब्रिटिश पॉलिसीज, कॉलोनियल पॉलिसीज के बारे में बात करते थे, और किस प्रकार से ड्रेन थ्योरी है, महात्मा गांधी जी का जो आंदोलन है, और उस आंदोलन का विस्तार रूप से हम बात करते थे।
अब कहीं ना कहीं ये सारा चीजें ये सरकार के तंत्र को चुभता है, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में उनका जो भागीदारी होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं रहा है। और उस समय में कहीं वो साथ खड़े हुए मिले हैं, ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के साथ वो खड़े हुए मिले हैं। कई बार इन्होंने अपील जारी किया कि बॉयकॉट के खिलाफ। तो ये सारी इनकन्वीनियंट बातें लोगों तक नहीं जाए, बच्चों तक नहीं जाए, तो ये हमेशा कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन ना हो। जी। लेकिन मैं समझता हूं कि हम हर बच्चे को जब तक इन सारा चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, असलियत के बारे में नहीं बताएंगे, तो एक सुनहरी स्वप्न को खड़ा करने में स्वप्न कभी साकार नहीं होते हैं। सही हम हकीकत से जब तक रूआबरू नहीं कराते हैं, समाज में संवेदनशीलता जब पैदा नहीं करते हैं, जब डिबेट, डिस्कशन, बहस, ये सारा चीजों को पैदा नहीं करते हैं, तो शिक्षा अपने मायने खो बैठता है। और मुझे लगता है कि अफड़ा तफड़ी में ये कोविड-19 का आड़ में जो ये प्रयास किया गया है, और जैसे आपने बताया, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ये सरकार का एक और पॉलिसी है जो इनको एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है कि सब कुछ ऑनलाइन कर दो, और क्लासरूम टीचिंग का लेकिन कभी कोई जोड़ा नहीं हो सकता है, उसका रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता है। वो चाहते हैं कि जो कॉमन स्टूडेंट्स है, जो मध्यम वर्ग परिवार है, वो सब लोग ऑनलाइन में रहे, बिल्कुल आगे चल करके भी। और जो क्लासरूम टीचिंग में जो बेहतरीन लोग हैं, जो आज समाज में किसी प्रभावशाली लोग हैं, जिनके पास धनाढ्य व्यक्ति हैं, जो इंडस्ट्रियल हाउसेस है, वो उनके बच्चे वो नॉर्मल फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में आए। ये हायर एजुकेशन में भी उनका वही रवैया है, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन में भी वही रवैया है। अब खुदा ना खास्ता ये अगर रवैया काम करेगा और आगे भी रह जाएगा, जिसको कि ये मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रही है कोविड-19 के समय में, ये कभी रिप्लेसमेंट हो नहीं सकता है जी। अगर ऐसा होगा तो ये एक क्लास डिवाइड समाज बनेगा, और हर आज मध्यम वर्ग का कितने लोग हैं जो आज अपने सारे बच्चों को 15 लाख, 18 लाख रुपया, 20 लाख रुपया दे करके पढ़ा सकते हैं? संभव नहीं। और भूल जाइए उन तमाम लोगों का जिनका शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन होता था। वो शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन तो एक दिवा स्वप्न बन जाएगा, ऐसे अगर व्यवस्था में जहां पर ये अगर रियल कॉस्ट चार्ज करेंगे एजुकेशन से, और कहेंगे हमने तो इतने सारे, अब देखिए फिनांस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ रहा है कि 100 ऑनलाइन प्रोग्राम्स हमने चालू कर दिया, 100 यूनिवर्सिटीज को हमने कह दिया कि ऑनलाइन प्रोग्राम चलाओ। ये किसके कॉस्ट पर? ये किसके कॉस्ट पर? क्या डिजिटल डिवाइड के बारे में हमारा देश के जो लोगों को पता नहीं है? बिल्कुल सही। जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, कितने परसेंटेज बच्चों के पास हम पहुंच पाते हैं? क्या जो कस्बे में रहने वाला व्यक्ति है, क्या उसके फोन तो है, लेकिन क्या वो फोन में एनेबल्ड है कि ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के तहत वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है? जी। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के, और जो ये जो सिलेबसेस में जो कटौती की गई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं एक ही शब्द में कहूंगा। और अभी भी वक्त है, कम से कम ये सरकार वही गलती ना करे जो उच्च शिक्षा के साथ ऑलरेडी कर चुका है। हमने उसका खुलेआम विरोध किया था। 90 लोगों ने मिल करके उस समय में सिलेबस बना दिया था, 140 सिलेबस बना दिया था, बाहर में धरना प्रदर्शन। शिक्षा के प्रति अगर आपका ये इस प्रकार का रवैया रहेगा तो शिक्षा का क्या हालत होगा, आज क्या हालत हो चुका है। कोविड से हमें ये सीखना चाहिए कि सरकारी स्कूल, कॉलेज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को मजबूती देने की जरूरत है। हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने की जरूरत है। लोगों में रिसर्च का वो होना चाहिए। उसके लिए क्लासरूम टीचिंग, और आज उसमें आप देखेंगे प्रैक्टिकल्स को खत्म कर दिया।
ये प्रैक्टिकल्स को खत्म करने के बाद खाली यही नहीं है, ये प्रैक्टिकल्स को खत्म करने के बाद हम पहले भी देख चुके हैं, वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल्स की जरूरत नहीं है। जी नॉर्मल सिचुएशन में भी अभी यूजीसी का कमेटी बनी थी, उन्होंने कहा कि भाई अब सब कुछ रेगुलर होने के बाद भी सिमुलेशन के माध्यम से आप प्रैक्टिकल करा दीजिए। जी मिश्रा जी, और आगे भी कुछ सवाल हैं आपसे जो जिस पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। ये है कि कोरोना तो हमेशा के लिए है नहीं, जब ये ख़त्म होगा या इसकी जब दवा आ जाएगी और स्कूल कॉलेज फिर से पहले की तरह संचालित होंगे, तो क्या इन चैप्टर्स को, जो चैप्टर्स हटा दिया गया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसको फिर से समाहित कर दिया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल मोदी सरकार जिस नए भारत को बनाना चाहती है उसमें धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, नागरिकता, पंचवर्षीय योजनाएं, ये सब रोड़े बनकर ऐसा लग रहा है कि वो खड़े थे। आप याद कीजिए जब मोदी सरकार आई तो योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाकर भाजपा ने अपनी मंशा साफ कर दी थी। हाल ही में जिस हड़बड़ी के साथ सीए को, यानी कि नागरिकता संशोधन कानून को लाया गया, देश पर थोपा गया और धर्मनिरपेक्षता को देशभक्ति के बरस खड़ा किया गया, उससे समझ में आता है मिश्रा जी कि भारत को आज़ादी के बाद भारत में विकसित हुए इन मूल्यों से कितनी उलझन भाजपा को महसूस हो रही थी। और नागरिकता हो या स्थानीय सरकारें या धर्मनिरपेक्षता, ये सब भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाते थे, लेकिन मोदी सरकार का लोकतंत्र शायद थोड़ा अलग है, ऐसा प्रतीत होता है। और पहले जैसा कि हम लोग देखते आए हैं कि पहले उन्होंने विपक्ष का मुक्त यानी कांग्रेस मुक्त होने का नारा दिया, यानी कि विरोधी जो है उनको बर्दाश्त नहीं, और उसके बाद फिर विविधता को ख़त्म करते हुए हर बात में एक रूपता पर जोर दिया गया। याद कीजिए, एक देश एक भाषा, एक देश एक चुनाव, एक देश एक टैक्स, ये सारे जो नारे दिए गए, ये एक रूपता के ताने बाने के नाम से दिए गए, लेकिन जो सही ताना बाना जो इस देश का है, जो विविधता में एकता है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आई। और अभी जो स्थितियां दिख रही हैं, ये पूरा जो एक मैं आपको पूरी बात बता रहा था, इस पे मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि ये जो एकता एक रूपता की बात है, और जहां हम अब चैप्टर्स को ख़त्म कर रहे हैं, बहुत तमाम सारी बातें अभी आपने अपने पहले वक्तव्य में बताया, इन सब को लेकर के मैं चाहता हूं कि आप इस पे टिप्पणी करें। देखिए, जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, जी जब खाने के लिए भी उपयुक्त सामान हमारे पास उपलब्ध नहीं थे, उस समय में देश का निर्माताओं ने, पॉलिसी मेकर्स ने, प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सिटीज खड़ा की, जी आईआईटीज बनाया गया। आपको सुनकर के प्रसन्नता होगी, खड़गपुर आईआईटी ऐसे जगह पे बनाया गया जहां एक बंदियों का गृह था। वो पहले जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो बंदी थे उनको वहां पर रखा गया था। उसी जगह पर पंडित नेहरू जाकर के कहा कि यहाँ पर एक भव्य इमारत यहीं पर खड़ा होगा, इसी जगह पर, जो एक लाइट हाउस के रूप में कार्य करेगा आगे आने वाला समय में। हमारा, अगर आप यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स को खोलने में पंडित नेहरू या प्राइम मिनिस्टर का लेटर है, और वो पर्सनली आए हैं। ऐसे ही जब प्रधानमंत्री जाकर के साइंस कांग्रेस में ये बयान देते हैं कि भाई गणेश जी का प्लास्टिक सर्जरी हुआ था, अब मान लीजिए हुआ था, लेकिन इसके बाद आप अगर कहेंगे कि ये प्लास्टिक सर्जरी की आज की जरूरत नहीं है, तो यही बात हो गया। जब पैसा आप नहीं दे रहे हैं वहां पर रिसर्च के लिए कि प्लास्टिक सर्जरी कैसे होगी, क्या होगी, तो अगर इसी चीज को लेकर के चलेंगे, वो उसी प्रकार का बात है जब रामायण में रावण ने सीता का अपहरण किया था, एक उस समय में उड़ा करके ले गए थे। जी तो आप मान करके चलिए, आज फ्रांस के पास जाकर के क्यों हवाई जहाज खरीद रहे हैं? जी कोई जंगल झाड़ी में ढूंढिए, वो सारा चीज मिल जाएगा, लकड़ी उकड़ी बांध करके फिर आप उड़ाने लग जाइएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं, उन लोगों का वैसे दिमाग को सामने लाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि विकास कहां से होगा। माइंड को जब आप इंडिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, प्रश्न खड़ा करने का ताकत नहीं देंगे, बच्चे को भी ताकत नहीं देंगे, महिलाओं को ताकत नहीं देंगे, समाज के विभिन्न वर्गों को ताकत नहीं देंगे, तो समाज का विकास नहीं हो सकता है। कुछ लोगों का विकास हो सकता है, जो आज भी हो रहा है, लेकिन सामाजिक विकास संभव नहीं हो सकता है। और जो चीजें हटाई गई है, ये बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हटाई गई है, और
मैं कह रहा था कि जैसे पुष्पक विमान तब था, तो जी। आज ये सारा चीज खरीदने की बाहर से जरूरत का है, अमेरिका से, फ्रांस से। अरे जो आपके पास पुष्पक विमान आज से पता नहीं कितने हजार सालों पहले से था, तो खड़ा कर दीजिए ना आप। बिल्कुल। तो शिक्षा को नई नजर से देखने की जरूरत है। इन सारा चीजों को लेकर के अगर हम ये कहेंगे कि हम तो बहुत समृद्ध और हम विश्व गुरु हैं, मैं इसको भी नहीं मानता। जी। और तथ्य है जो पाठ्यक्रमों को लेकर के है, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं मिश्रा जी। दरअसल इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सबको आज के संदर्भ में समझने और भविष्य की परिकल्पनाओं के लिए ये ज़रूरी है कि इसका अतीत भी समझा जाए। और मोदी सरकार भारत के बच्चों को इस अतीत से ही काटने की कोशिश में लगी हुई है, ऐसा साफ प्रतीत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। सरकार के पहले कार्यकाल से ही हम देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत हो गई थी। आप याद कीजिए कि केंद्रीय विद्यालयों में पहले जर्मन की पढ़ाई होती थी, अब जर्मन की जगह संस्कृत अनिवार्य कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। और 2017 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़े हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने एनसीईआरटी को कुछ सुझाव भेजे थे, जिसमें मुगल बादशाहों को नेकदिल बताने, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सेकुलर बताने, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 1984 में सिख दंगों पर माफी मांगने जैसी कई बातें स्कूली किताबों से हटाने को कहा गया था। संघ से संबद्ध इस न्यास के प्रमुख दीनानाथ बत्रा ने किताबों से अंग्रेजी, उर्दू और अरबी शब्दों सहित रविंद्रनाथ टैगोर के लेख, क्रांतिकारी कवि पाश और मशहूर शायर गालिब की रचनाओं के साथ चित्रकार एमएफ हुसैन की आत्मकथा के कुछ अंश हटाने को कहा था। और पिछले साल ही काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी आईसीएसई ने प्रसिद्ध कहानीकार कृष्णचंद्र की कहानी जामुन का पेड़ को 10वीं क्लास से सिलेबस से हटाने के लिए कह दिया था। और राजस्थान में आपको याद होगा कि अकबर के साथ महान शब्द को हटाकर महाराणा प्रताप के साथ महान लिखने की कवायद शुरू हुई और उनके बीच के युद्ध को भी सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। तब इन कोशिशों का विरोध भी हुआ राजस्थान में और पूरे देश भर में, और भाजपा खुलकर अपने मंसूबे पूरे नहीं कर सकी। लेकिन कोरोना काल की आपदा में उसने अवसर खोज लिया है और अब तो शिक्षकों की छटनी भी शुरू हो गई है। शिक्षकों की छटनी को लेकर के मिश्रा जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं, जो कवायद चल रही है, छांटा जा रहा है किताबों से, अलग अलग सिलेबस से कुछ चैप्टर्स हटाए जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं, ये सब तो अलग चीज़ है। लेकिन शिक्षकों को लेकर जो पढ़ाते हैं उनको लेकर के, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में भी यही हाल है और स्कूलों में भी यही हाल है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो शिक्षा है वो उनको ये रास नहीं आ रही है। इस प्रकार का जो शिक्षा है, मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ, इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने की जो कोशिश की जा रही है, जो टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है, वो ठीक नहीं है। इतिहास से हमें सीख लेना चाहिए कि आगे इस प्रकार का पुनरावृत्ति ना हो। हमें ये प्रकार का कोशिश करना चाहिए, लेकिन इतिहास को बदलने का जो हमारा मंसूबा है वो गलत है। और किसी प्रकार से, और इतिहास में किसी को आज जाकर के इतिहास में हम किसी को गाली दे दें, किसी को तारीफ कर दें, इससे कुछ नहीं होता है। जो इतिहास है उसको इतिहास के रूप में हमें समझना चाहिए। अगर कोई अच्छी बात है तो अच्छी बात को भी लेना चाहिए, जो बुरी बात है उसको बुरी बात को भी लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सारी देश के लिए एक जैसे सिलेबस या कुछ चीजों को हटा देना, संघबद्ध तरीके से, नीतिबद्ध तरीके से उन सारा चीजों को हटा देना, महिलाओं का स्वायत्तता के बारे में बात ना हो, डिफरेंट कास्ट का स्वायत्तता के जो राजनीति में जो रोल है, उनका जो योगदान है उसके इतिहास में, या कोई चीज ऐसे बात ना हो, तो ये जो सेकुलरिज्म के ऊपर बात ना हो, ये तो देखिए मैं अब कैसे समझाऊं लोगों को कि ये क्या गड़बड़ी हो रही है। इससे आपका जो साइंटिफिक टेम्पर खत्म हो जाएगा, आपका जो इनोवेटिवनेस है, जो दिमाग में जो नया चीजों को सृजन करने का जो ताकत है वो खत्म हो जाएगा। हम मेंटल बैरिकेडिंग पैदा कर रहे हैं जिसके तहत हम खुद कैद हो रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए, शिक्षा आपको उन्मुक्त कराता है, शिक्षा आपको लिबरेट कराता है, इट्स ए लिबरेटिंग फोर्स। सोशल रिकंस्ट्रक्शन में आपको मदद करता है, नया प्रकार का समाज बनाता है जिसमें कि सब एक जैसे हों, सबका जो असमानता को खत्म करने की प्रयास करता है। ये सर्टिफिकेशन को, रिजिड सर्टिफिकेशन को खत्म करता है और बताता है कि नहीं, हमें वी मस्ट स्टैंड ऑल टुगेदर। जी। लेकिन ये जो मेंटल बैरिकेडिंग ये पैदा कर रहे हैं, ये सरकार जो पैदा कर रही है, इससे नुकसान
हमारा युवाओं को होगा, सारा देश को होगा, इसमें तनाव बढ़ेगा। और एक बात और, ये इसके शिक्षा और इनको कोई सीख नहीं है। ये कोविड-19 से बहुत सारे देशों का जो रिजॉल्व है वो बड़ा है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2013 में शिक्षा, उच्च शिक्षा के ऊपर मेरे पास डाटा है, जो बजट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, उच्च शिक्षा का नहीं, टोटल एजुकेशन के ऊपर, इट वाज 4.7% ऑफ द बजट। अब वो 4.7% ऑफ द बजट आज 3.2% में आ चुका है, बोथ स्कूल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। तो आपको खुद को समझना चाहिए कि सरकार का योगदान शिक्षा में कहां तक, रुचि कहां पर है। इसको एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में वो इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि पर्टिकुलर चीजें दिमाग में भरा जाए। ये विस्फोटक स्थिति है, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका अंजाम क्या होगा। जिस हिटलर ने जिस नेशनलिज्म की बात की थी और वो कहता था कि भाई हम जर्मन सुपीरियर रेस है, सारे जूस का 6 मिलियन जूस को इन्होंने हत्या किया, वहां पर टॉर्चर किया, उनको बेघर किया, कैंप्स में रखा, सारे वर्ल्ड में इन्होंने तनाव पैदा कर दिया। लेकिन अंत में उस जर्मनिया का जो कल्पना किया था कि विश्व का राजधानी बनेगा, विश्व को शासन करेंगे, उसका एक ईंट साबुत रह पाई नहीं। एक ईंट, सारी जर्मनी में एक ईंट भी साबुत नहीं रह पाई। बर्लिन का एक हिस्सा भी साबुत नहीं रह पाएगा, एक बिल्डिंग साबुत नहीं रहा, सब कुछ ध्वस्त हो गया। तो जैसे जिस प्रकार का हम शिक्षा देंगे, जिस प्रकार का हम चीजों को, डिस्कोर्स को आगे बढ़ाएंगे, वही चीजें हमारे ऊपर आएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह होगा कि जो लोग इससे साथ असहमति रखते हैं उनको भी इन सारा चीजों को भुगतना पड़ेगा। आज हम विरोध कर करके, जो लोग विरोध कर रहा है वो अलग स्थिति में है, लेकिन कल होकर के जो परिणाम होगा वो सबके ऊपर होगा। तो हमारा इन सारा चीजों से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भले सिलेबस से 30% की कटौती करके छात्रों के बोझ को कम करने की बात कही जा रही हो, लेकिन इसके बहाने उन सूत्रों को ही, उन धागों को ही काटा जा रहा है जो नेहरू गांधी के भारत से आज की पीढ़ी का साक्षात्कार कराते थे। और हम देख ही रहे हैं कि गांधी जी को तो स्वच्छता अभियान तक समेट कर रख दिया गया है, और पंडित नेहरू की राजनीति, अर्थनीति, विदेश नीति, इन सब से सरकार पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी, लिहाजा उसका रास्ता भी अब ढूंढ लिया गया है। तो मिश्रा जी, आपने चर्चा के लिए वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आपने बहुत ही ध्यान से इस गंभीर चर्चा को सुना, इसके लिए आप सभी को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।